है गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं EMRS 2023 टीजीटी इंग्लिश के पेपर में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी पूछा है, स्थायी परमानेंट पूछा है। ठीक है, परमानेंट स्थायी पूछा है, प्रशासक का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो परमानेंट है, जिसको आप मतलब एक बार बना दिया, एक बार बन गया सो बन गया, वो हमेशा वही रहेगा और जब तक कि उसका प्रमोशन वगैरह नहीं हो जाता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, तो क्या वो गवर्नर ऑफ स्टेट है? क्या वो गवर्नर ऑफ स्टेट है? क्या वो एक सिविल सर्वेंट है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर है या सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है? राज्य का राज्यपाल, लोक सेवक, भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री? तो देखो, इजी सा क्वेश्चन था, पर उस टाइम जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो देखो, गवर्नर जो है उसको भी वही 5 साल उसका भी जो है वो 5 साल का टेन्योर रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक प्राइम मिनिस्टर का या एक सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर का बोल दो। ठीक है, कौन परमानेंट है, कौन स्थायी है? वो है एक सिविल सर्वेंट, यानी कि आपका लोक सेवक, यानी कि जो IAS IPS वगैरह जो होते हैं वो क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं। आई बात समझ में? तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सिविल सर्वेंट। आपका आंसर जो है वो लोक सेवक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपका जनरल अवेयरनेस से था। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर्स से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री से। ठीक है, कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया है? क्या वो कुमार मंगलम बिरला है? क्या वो अदार पूनावाला है? क्या वो गौतम अडानी है या मुकेश अंबानी है? ठीक है, तो इसका तो भाई अगर आपको करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखना पड़ेंगे। ठीक है, और आप देख ही सकते हो क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। पद्म भूषण का तक तो ठीक है, पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री मतलब कुछ और पूछ सकते थे। खैर, जो भी है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला। क्या हो जाएगा? कुमार मंगलम बिरला इसका आंसर हो जाएगा। बस करंट अफेयर्स का यही है कि आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जनरल अवेयरनेस से है और ये NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा 9th की। यानी कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस चाहिए तो आपको NCERT पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, आप NCERT के जो सोशल SST की जो बुक्स है उसमें आप नोट्स या तो देख लीजिए। ठीक है, या फिर गूगल से भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेज़र हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है। ठीक है, हमको पता है कि हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, है ना, और नीचे वाले लोअर पार्ट को बोलते हैं शिवालिक्स। और मिडिल, वो पूछ रहे हैं कि मिडिल और लेज़र हिमालय यानी कि शिवालिक और आपका लेज़र हिमालय के बीच में जो पड़ने वाली घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या वो दून कहलाएगा? क्या वो कुल्लू कहलाएगा
क्या वो पीर पंजाल कहलाएगा या पूर्वांचल? तो देखो पूर्वांचल और पीर पंजाल तो आपका कहाँ आ जाएगा, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ आ जाएगा पीर पंजाल वाला, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि आपके आपको अगर मैप आता है, ठीक है, मुझे भी कोई इतना ग्रेटली आता नहीं है, तो आप अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो जो दून है वो कहाँ पड़ते हैं, जो उत्तराखंड वाला पार्ट है वहाँ पर दून पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि आपका क्या बोला है उन्होंने, शिवालिक रेंज यहाँ है, ठीक है, शिवालिक रेंज यहाँ है और ये लेज़र हिमालयाज़ है, तो इसके बीच में क्या आते हैं, दून्स आते हैं, ठीक है। तो वही पूछा था हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दून्स, कि लेज़र हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में पड़ने वाली घाटी को क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमने कि इन जगहों का कुछ ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो आपको इनको इनके कंट्रीज के अनुसार करेक्टली मैच है या नहीं ये देखना है, मतलब इन चारों में से कौन सी जगह या कौन सा शहर उसके कंट्री से सही युग्म में है, ये पता करना है। तो देखो सेंट पीटर्सबर्ग, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है आपका, तो रशिया में है, ठीक है, रशिया में है। न्यूरमबर्ग कहाँ है, न्यूरमबर्ग कहाँ है, तो वो फ्रांस में तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वर्सैलिस जो है वो ज़रूर फ्रांस में है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया कि वो जर्मनी है। तो बचा आपका क्या है, रिवोनिया साउथ अफ्रीका, ठीक है, रिवोनिया साउथ अफ्रीका जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 है, ये फिर से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था एंड आई थिंक ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, कि आलमगीरी नामा जो है इज़ द क्रॉनिकल ऑफ रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पर, कि आलमगीरी नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है। क्या वो शाहजहां है, क्या वो औरंगज़ेब है, क्या वो बहादुर शाह जफ़र है या जहांगीर है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आलमगीरी नामा किसके ऊपर है, तो वो सीधा सिंपल सा आंसर है औरंगज़ेब, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कि व्हेन एन एंट, ये तो देखो बचपन से अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में ये चीज़ है कि व्हेन एन एंट बाइट्स ह्यूमन, when an ant bites a human, what does it inject into the human skin, मतलब कौन सा एसिड वो इंसान के त्वचा के भीतर डाल देती है, ठीक है। क्या वो जिंक कार्बोनेट है, क्या वो क्लाइमाइन घोल है, क्या वो फॉर्मिक एसिड है या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब अगर आपने बचपन में पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर सिंपल सा था फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विमेंस हॉकी टीम्स वॉन द टॉर्निया डेल सेंटेनेरियो 2023 टाइटल। तो अगर आप इसमें तुक्का भी लगा के चले जाते कि इंडिया, मतलब इंडिया क्यों ही दिया होगा, तो अगर आप तुक्का भी लगा देते कि चलो भारत इंडिया, पर बात ये थी ना कि नेगेटिव मार्किंग थी, इसीलिए हम भारत माता की जय, मतलब थोड़ी यहाँ देशभक्ति दिखा देते तो हमारा काम हो जाता, पर कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको आंसर पता था उसने लगा दिया और जिसको नहीं था तुक्का भी लगा के आ जाते तो चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। देखो इसको पूछना चाहिए था NEP में, ठीक है, इसको पूछना चाहिए था इन लोगों ने NEP में, पर ये जनरल अवेयरनेस पे पूछ रहे हैं, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिलेशन टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RTE की निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एजुकेशन to all children up to the age of 16. No children is denied admission in a school according to this act for the lack of age proof. ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट अप्लाइज टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर से भेदभाव क्यों, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाएंगे ना हम। और है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज़ डिफाइंड एज एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 6। तो देखो 1 to 6 को एलिमेंट्री नहीं बोला जाता है, तो ये तो दोनों गलत ही थे। ठीक है, मुझे कंफ्यूजन था फर्स्ट और सेकंड में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि नो चाइल्ड इज़ डिनाइड एडमिशन इन स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। ठीक है, कि किसी भी बच्चे को इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। एज 16 तक का नहीं है, वो कुछ और आई थिंक 14 तक का ही है। ठीक है, तो ये भी गलत ही है। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड के, कि अगर आपके पास एज का प्रूफ भी नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर छोटे बच्चे हो तो। नेक्स्ट है कि इन विच कंट्री इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन, ये भी करंट अफेयर से था और ये तो पढ़ के गई थी मैं, तो इसका आंसर आ गया था मुझे कि तंजानिया है। ठीक है, वही है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है और देखो, ये भी NEP से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 NEP से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने जनरल अवेयरनेस में पूछ लिया कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 the gross enrollment ratio in school has seen a decline in 2021-22 in comparison with 2023-14 for which of the following levels। कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर 2013-14 की तुलना में 2021-22 में विद्यालय में सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। क्या वो प्राथमिक है, क्या वो उच्च प्राथमिक है, क्या वो माध्यमिक है। ठीक है, और इसका ऑप्शंस है केवल B, केवल C, केवल B और C या केवल A। ठीक है, तो किस में गिरावट देखी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि केवल A। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कि ओनली A, यानी कि प्राइमरी में जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की कमी यानी कि सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा अगर हुआ हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको शेयर